स्वागत है कविता पे चर्चा पे चर्चा में। हमें अपने शो का नाम ही सही से नहीं पता है। कभी कभी हो जाता है। हाँ। तो कविता पे चर्चा में स्वागत है। आज हम फिर खुले में हैं, फिर खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। चिड़िया क्या करें, सर्दियों में धूप में बैठने का आनंद ही अलग होता है। हाँ। और बिजली का खर्चा भी बहुत है। तो आज के कवि, शायर नहीं कवि, आज के कवि तो कमाल के कवि हैं। हाँ, क्या तारीफ करूं उनकी। हिंदी छंद मुक्त। हाँ, छंद मुक्त माने राइमिंग नहीं होती है, स्लैम पोएट्री, फ्री स्टाइल में लिखी हुई पोएट्री। हाँ। उनके तो देवता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मतलब शायद हिंदी के सबसे इम्पोर्टेंट कवि में से। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जिनका जन्म 15 सितंबर को 1927 को बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। बस्ती गोरखपुर के पास है। हाँ, बस्ती गोरखपुर, बस्ती गोंडा, ये सब आसपास है। इलाहाबाद से बीए और एमए की पढ़ाई इन्होंने की थी और इनकी आज कुछ कविताएं हम पढ़ेंगे। हाँ, और कविताएं अगर रिप्लेस करके मैं कहूँ कि इनकी कुछ फिलोसफीज पढ़ेंगे। हाँ, और आज हमारा सोर्स है वो है प्रतिनिधि कविताएं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, राजकमल। हाँ, इनकी एक पुस्तक है प्रतिनिधि कविताएं, राजकमल प्रकाशन। तो आज इनकी कुछ कविताएं हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। सुर्ख हथेलियां। सुर्ख यानी होता है लाल। सुर्ख हथेलियां। पहली बार मैंने देखा भौरे को कमल में बदलते हुए। पहली बार मैंने देखा भौरे को कमल में बदलते हुए, फिर कमल को बदलते नीले जल में, फिर नीले जल को असंख्य श्वेत पक्षियों में, फिर श्वेत पक्षियों को बदलते सुर्ख आकाश में, फिर आकाश को बदलते तुम्हारी हथेलियों में, और मेरी आंखें बंद करते इस तरह आंसुओं को स्वप्न बनते पहली बार मैंने देखा। तो इस कविता से आइडिया लग सकता है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस प्रकार के कवि हैं, कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल तरीकों को फॉलो नहीं करते हैं और राइमिंग यूज नहीं करते हैं और प्रायवाची का प्रयोग बहुत बढ़िया करते हैं। शब्दों का चुनाव कमाल का है। हाँ, अनमैच्ड। और तुमने यहाँ लिखा है भाई श्रृंगार रस। हाँ, इमेजिनेशन इनकी बहुत स्ट्रांग है। हाँ, और ये भी देखो ना कि तारीफ देखो, वो सिर्फ उस लड़की की तारीफ नहीं कर रहे डायरेक्टली कि तुम्हारे हाथ सूरज की जैसे, जब शाम होती है सूरज ढलता है तो जैसे लाल हो जाता है, वैसी लाल तुम्हारी हथेलियां। नहीं, पहले मैंने भंवरे को इसमें बदलते देखा और फिर मैंने भंवरे को कमल में, फिर कमल को नीले जल में, नीले जल को श्वेत असंख्य पक्षियों में। वो सिर्फ ये नहीं बोल रहे हैं कि ढलता सूरज है ना वैसे तुम्हारे हाथ है लाल लाल, नहीं, ये जो पूरी दुनिया है ये तुम्हारे हाथों में समाई है मेरे लिए। तो पूरी प्रकृति जैसे तुम्हारे हाथों में समाई हुई हो। नेचर जितना खूबसूरत है, एग्जिस्टिंग जी, हमारे आसपास जो भी नेचर है, हरियाली, सब कुछ जो भी तुम सोच सकते, जो भी खूबसूरती है इस दुनिया की, वो सब तुम्हारे हाथों में है। सब तुम्हारे हाथ। और वो उन हथेलियों से तुम मेरा आंखें बंद करती हो और फिर मैं अपनी बंद आंखों से इस तरह आंसुओं को स्वप्न बनते पहली बार मैंने देखा है। और जब तुम मेरी आंखें बंद करती हो तब पहली बार मेरी जिंदगी, मेरे सपने सच होते हैं। क्या बात है, क्या इमेजिनेशन, क्या गहराई है। और तुम किसी की ऐसे तारीफ करोगे तो वो तो मर जाएंगे भाई। इतनी तारीफ, मतलब मैं कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया तुम ही हो। हाँ, मेरी पूरी दुनिया की सब दुनिया तुम हो, मेरा भी सब कुछ तुम हो, मेरी इमेजिनेशन भी तुम हो। और ऐसी तारीफें शायद और आगे आने वाली हैं। हाँ, और सिर्फ श्रृंगार रस में नहीं है अभी सर्वेश्वर साहब, अभी पता चलेगा। जो अगला जो आ गया वो तो मतलब, हाँ, खून खोलेगा। खून, भेड़िया अगला शीर्षक है। भेड़िया जानवर, जकाल को कहते हैं, वुल्फ। हाँ, भेड़िया। और वुल्फ के बारे में कहते हैं ना कि आज तक किसी ने वुल्फ को डोमेस्टिकेट नहीं किया। वुल्फ को डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते तुम। वो 50 साल बाद भी तुमसे बदला ले लेगा। तुम उसको कुछ भी करके उसका माइंडसेट नहीं बदल पाओगे। और बहुत ज्यादा शिकारी जानवर है ना। नाम है उसका भेड़िया। भेड़िए की आंखें सुर्ख हैं, उसे तब तक घूरो जब तक तुम्हारी आंखें सुर्ख ना हो जाएं। बिल्कुल। और तुम कर भी क्या सकते हो जब वह तुम्हारे सामने हो। यदि तुम मुंह छुपा के भागोगे तो भी तुम उसे अपने भीतर इसी तरह खड़ा पाओगे, यदि बच रहे।
भेड़िए की आंखें सुर्ख हैं और तुम्हारी आंखें क्वेश्चन मार्क। भेड़िया 2, भेड़िया गुर्राता है, तुम मशाल जलाओ, उसमें और तुम में यदि यही बुनियादी फर्क है। भेड़िया मशाल नहीं जला सकता। अब तुम मशाल उठा भेड़िए के करीब आओ, भेड़िया भागेगा। करोड़ों हाथों में मशाल लेकर एक एक झाड़ी की ओर बढ़ो, सब भेड़िए भागेंगे। फिर उन्हें जंगल के बाहर निकाल बर्फ में छोड़ दो। भूखे भेड़िए आपस में गुर्राएंगे, एक दूसरे को चीथ खाएंगे। भेड़िए मर चुके होंगे और तुम भेड़िया क्वेश्चन मार्क। भेड़िया 3rd पार्ट। भेड़िए फिर आएंगे। अचानक तुम में से ही कोई एक दिन भेड़िया बन जाएगा, उसका वंश बढ़ने लगेगा। भेड़िए का आना जरूरी है तुम्हें खुद को पहचानने के लिए, निर्भय होने का सुख जानने के लिए, मशाल उठाना सीखने के लिए। इतिहास के जंगल में हर बार भेड़िया मांद से निकाला जाएगा, आदमी साहस से एक होकर मशाल लिए खड़ा होगा। इतिहास जिंदा रहेगा और तुम भी। और भेड़िया क्वेश्चन मार्क। क्या बात है। तो शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि कमाल है इसमें। इसकी हर एक लाइन एक फिलॉसफी है, एक साइकोलॉजिकल लेक्चर है। बिल्कुल। भेड़िया, हाँ। भेड़िए की आंखें सुर्ख हैं। भेड़िया से कहना क्या चाहते हैं यहाँ? शायद जो जुल्म करते हैं लोगों पे, जो कैपिटलिस्ट है, जो ऑपरेसर्स हैं, हाँ ऑपरेसर है, जो पॉलिटिशियन है, जो लोगों पे जुल्म करते हैं, जो लोगों को खाते हैं, दबा रहे हैं, खसूटते हैं, दबाते हैं, उसकी आंखें सुर्ख है। उसकी आंखें सुर्ख है, मतलब उसकी आंखों में आंखें सुर्ख होने का मतलब आंखों में खून होना, लाल होना, आक्रोश होना। हाँ। तो कहने का मतलब है ना कि आजकल गलत लोग ज्यादा जोश में दिखाई देते हैं, हाँ। और ज्यादा आक्रोश में दिखाई देते हैं। और वो जो है ना जुल्म करने वाला ऑपरेसर, वो उसके लिए कोई बाउंडेशन कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करती है। वो तो मार ही देगा तुम्हें। एग्जैक्टली। कहते हैं ना कि यदि बच रहे, हाँ। अभी एक लाइन लिखा है ना इन्होंने कि अगर तुम उससे पहले कह रहे हैं कि उससे आंखें मिलाओ, डरो मत। हाँ। डर के कहाँ जाओगे? हाँ। उससे आंखें मिलाओ। तब तक मिलाओ जब तक उसकी आंखों का आक्रोश तुम्हारी आंखों में ना आ जाए। हाँ, तुम्हारी भी आंखों में उसे वो डर नहीं, वो गुस्सा दिखे। हाँ, अपने जैसा ही ये भी मुझे मार सकता है। तुम उसके बराबरी के बन के दिखाओ उसे। हाँ। तब तुम उससे कहीं शायद लड़ पाओगे। और अगर तुम भागना भी चाहो तो कहाँ भागोगे? अगर तुम भाग भी गए और बच भी गए, भेड़िए से तेज तो भागोगे नहीं। और यहाँ लिखा है ना कि अब यदि तुम मुंह छुपा भागोगे तो भी तुम उससे अपने भीतर इसी तरह खड़ा पाओगे। अच्छा, यदि बच रहे। हाँ, मतलब उसका डर तुम्हारे मन में हमेशा रहेगा। अगर तुम बच भी जाओगे, हाँ, तो भी तुम्हारे अंदर से वो नहीं जाने वाला। बिल्कुल। क्योंकि उसका जो बिठाया हुआ डर है वो तुम्हें खा जाएगा। क्या बात है। तो कह रहे हैं कि भेड़िए की आंखें सुर्ख हैं, हाँ। तुम अपनी आंखें भी सुर्ख करो। हाँ। अगला, भेड़िया गुर्राता है तो तुम उसके गुर्राने से डर मत जाओ। ये भेड़िया का तरीका है कि वो गुर्रा के तुम्हें डराएगा। हाँ। और एक और वहां से ये भी समझ। हाँ, तो थोड़े से इंटरप्शन के बाद फिर से तो वही कहते हैं कि मशाल जलाओ। हाँ। डरने की जरूरत नहीं है, उसके पास जाओ। क्योंकि भेड़िए में और तुम में बुनियादी फर्क ही यही है कि वो मशाल नहीं जला सकता। इसमें एक बहुत अच्छा हम देखे हैं कि एवोल्यूशन के बारे में हम जो बोलते हैं, ह्यूमन इन्वेंशंस के बारे में जब हम बात करते हैं, वहाँ पे 3 सबसे इम्पोर्टेंट आती है: आग, पहिया और इंटरनेट। या फिर एग्रीकल्चर। हाँ। तो पहला बुनियादी ह्यूमन एवोल्यूशन का स्टेप है आग। तो तुम्हें जानवर से इंसान आग बनाती है कि इंसान आग लगा सकता है कोई। एग्जैक्टली। तुम्हारे पास वो एक ऑप्शन है, तुम्हारे अंदर इंसानियत है। ये एक बुनियादी फर्क है उस भेड़िए में और तुम में। और ये मशाल जो है ना, मैं इसे कहीं ना कहीं अगर कनेक्ट कर पा रहा हूँ। हाँ। तो ये जो कह रहे हैं कि मशाल जलाओ, ये वही बात नहीं है कि मेरे सीने में नहीं है, तुम्हारे सीने में सही हो, कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। हाँ, दुष्यंत कुमार अभी पैरेलल 1-2 और कविताएं आगे हैं जहाँ पे थोड़े दिखेंगे दुष्यंत कुमार साहब वाले। वो भी कहते हैं कि अपने सीने में आग जलाओ। हाँ, और ये भी कह रहे हैं मशाल जलाओ, आग जलाओ। बुनियादी फर्क यही है तुम में। मशाल जलाओ, उसके करीब जाओ, वो भागेगा। हाँ। फिर उसे बाहर निकालो। हाँ। और सारे भेड़ियों को बाहर निकालो। हाँ। और बर्फ में छोड़ो। वो वहीं, बर्फ हैबिटेट नहीं है भेड़ियों का। एग्जैक्टली। तो उनको ऐसी जगह छोड़ के आओ जो उनका हैबिटेट नहीं है, जहाँ पे वो रह ही नहीं सकते। उनके कंफर्ट जोन से उन्हें बाहर निकालो। हाँ। उनको ऐसी जगह छोड़ के जहाँ पे वो सरवाइव ही ना कर पाए। फिर गुर्राएं, आपस में लड़ें, एक दूसरे को नोच खाएं और खत्म हो जाएं। अब लास्ट में पूछते हैं भेड़िए मर चुके होंगे। हाँ। और सवाल करते हैं कि और तुम? हाँ।
पर हम जिंदा रहेंगे शायद। फिर अगले भाग में कहते हैं कि भेड़िए फिर आएंगे, आश्वस्त मत हो जाना, निश्चिंत मत हो जाना। हाँ, कि ये अब साइकिल है कि भेड़िए चले गए तो अब नहीं आएंगे। हाँ। समाज में हमेशा नकारात्मक तत्व पनपते रहते हैं। ऑपरेसर हमेशा एग्जिस्ट करेगा। हाँ। और अगर नहीं एग्जिस्ट करेगा तो तुम में से कोई एक बन जाएगा। हाँ। और यहाँ शायद सोसाइटी को बैलेंस, सोसाइटी में वो क्या कहते हैं, बैलेंस या फिर उनके लिए क्या कहते हैं, उनके अंदर ह्यूमैनिटी जिंदा रखने के लिए एक ऑपरेसर की जरूरत है जो उन्हें जोड़े। ऑपरेसर नेसेसरली सबको तोड़ता नहीं है, बल्कि वो जोड़ता है। हाँ, लोगों को जोड़ता, अगर लोगों में इतनी बुद्धि हो तो। और इसमें एक बहुत जो अभी आगे आएगा तो एक बार बता, मैं वहाँ पे एक बताता हूँ रिलेशन। भेड़िए फिर आएंगे अचानक, तुम में से ही कोई एक दिन भेड़िया बन जाएगा, उसका वंश बढ़ने लगेगा। भेड़िए का आना जरूरी है। क्यों? तुम्हें खुद को पहचानने के लिए, निर्भय होने का सुख जानने के लिए, मशाल उठाना सीखने के लिए। तो इस पे मैं एक चीज बताता हूँ कि मैंने एक लेक्चर में सुना था पॉलिटिकल साइंस के, कि पहले होता था फ्यूडलिज्म, राजा है और प्रजा है। तो फ्यूडलिज्म उसको खत्म करने के लिए कैपिटलिज्म की जरूरत थी। हाँ। कि जब तक ये नहीं होगा ना कि कोई जो समाज से सबसे अमीर आदमी उठेगा, हाँ, वो वहाँ पे राजा तरह बन सकता है या फिर कंट्रोल कर सकता है पॉपुलेशन हाँ, को, तब तक सामान्यवाद नहीं आ सकता कि सारी पॉपुलेशन इक्वल। तो राजा और प्रजा वाले सिस्टम से इक्वालिटी वाले सिस्टम पे आने के लिए एक बार कैपिटलिज्म का आना जरूरी है। तो यहाँ पे भी उसका ही एक डेरिवेशन की बात हो रही है ना, कि उसका भेड़िया का आना जरूरी है तुम्हें ये रियलाइज कराने के लिए, तुम्हारी इंसानियत, तुम्हें अपने अंदर छुपी ताकत रियलाइज कराने के लिए उसका आना जरूरी है। हाँ। इतिहास के जंगल में हर बार भेड़िया मांद से निकाला जाएगा। हाँ। आदमी साहस से एक होकर मशाल लिए खड़ा होगा। हाँ। इतिहास जिंदा रहेगा। हाँ। और तुम भी, और भेड़िया। क्या बात है, क्या अच्छे क्वेश्चन पे खत्म करा है। क्या इसको देखो, ये जो 3 पार्ट है ना, ऐसे खत्म होता है। पहला होता है कि क्या तुम बचोगे, फिर अगला क्या भेड़िया बचेगा, और फिर तीसरा है फिर से तुम नहीं, एक मिनट, क्या पहला है कि भेड़िया से तुम भाग नहीं सकते, उसे लड़ो। हाँ। नहीं, ये आखिरी की 2 लाइन है। भेड़िए की आंखें सुर्ख हैं और तुम्हारी आंखें। हाँ, पहले तुमसे क्वेश्चन है, फिर है कि भेड़िया बचेगा कि नहीं बचेगा। अच्छा, मतलब पहले कह रहे हैं कि पहले पार्ट में क्या तुमने भेड़िए के जैसे उससे लड़ना सीखा। हाँ। और तुम्हारी आंखें। और फिर दूसरी वाले में तुम जीत गए। हाँ, दूसरे वाले में तुम जीत गए। और तुम, भेड़िया मर चुके होंगे और तुम। हाँ। दूसरे वाले में पूछते हैं, और लास्ट में पूछते हैं कि इतिहास जिंदा रहेगा और तुम भी, और भेड़िया। हाँ। क्या बात है, बहुत अच्छे। और ये तो सिर्फ एक हमारा मीनिंग है, पता नहीं इसमें तो कई अर्थ निकल। इतना बड़ा कवि जब कुछ लिखता है तो मल्टी लेयर्ड होता है। अगली कविता, जंगल का दर्द। एक ने मुझसे पूछा, जंगल क्या होता है? दूसरे ने कहा, और दर्द? ये भी सवाल है, और दर्द? मैंने तो 2 सवाल पूछे हैं 2 लोगों ने, और ये पहले फोकस करने की बात है। चलो कंप्लीट कर, फिर इसको करते हैं। मेरा मन कर गया कूदने का। एक ने मुझसे पूछा, जंगल क्या होता है? दूसरे ने कहा, और दर्द? मैं खामोश रहा। मैंने एक बड़े पिंजड़े में दोनों को बंद कर दिया और ऊपर एक काली झीनी चादर डाल दी। कुछ दिनों बाद वे मुझे जंगली जानवरों की तरह देखने लगे। पहले उनकी आंखें हरी हुई, अहिंसक पशुओं जैसी, फिर सुर्ख, हिंसक पशुओं में बदल गईं। खूंखार, वे भूखे थे। मैंने टुकड़ा फेंका, वे आहार छोड़ आपस में गुथ गए, लहूलुहान हो गए। ताकतवर ने सब खा लिया, कमजोर ने उच्चिष्ट से संतोष कर दर्द से मुंह छुपा लिया। यह क्रम बहुत दिनों तक मैंने बना रहने दिया। भूखा रखना, टुकड़ा फेंकना, ताकतवर में दर्प जगाना और कमजोर में संतोष। और जब वे इसके इतने आदी हो गए कि कुछ और सोच पाना उनके लिए असंभव हो गया, तब मैंने उन्हें पिंजड़े से निकाल दिया। अब वे खुले में खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे, टुकड़े फेंके जाने की प्रतीक्षा में, लड़ने को तैयार, दर्प और संतोष के शिकार। मुझे कुछ बोलने का ही मन नहीं कर रहा है इसके बाद तो। इसमें एक अगर हम देखें क्लियर कॉन्ट्रास्ट, 2 लोग 2 सवाल करते हैं, दोनों को अपने सवाल का जवाब मिल जाता है एंड पे। जो पूछता है दर्द, और उसको दर्द समझ आ जाता है, संतोष होता है दर्द, भूख का दर्द। हाँ, और दर्द क्या है? संतोष ही तो है।
कह सकते हैं। दर्द का इलाज संतोष है, या फिर हम ये कह सकते हैं दर्द का जवाब संतोष है। कोई दर्द हो, कोई दर्द पनपा हुआ हो और तुम उससे लड़ने की बजाय अगर उसे सहना सीख जाओ, हाँ, तो संतोष कह सकते हैं। तुमने संतोष कर लिया। हाँ, और वो पूछ रहा है कि जंगल क्या होता है, तो उसे जंगली जानवर बना दिया। हाँ हाँ, कह सकते हैं, ये एक मतलब है इसका। और ये प्रेजेंट सिनेरियो में फिट बैठता है ना। हाँ, सवाल पूछना मना है। हाँ, 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 सही कह रहे हो, जावेद अख्तर वाले एपिसोड से जुड़ती हुई कड़ियाँ। या रवीश कुमार, हाँ, हाँ। सवाल पूछना मना है। तो हाँ, जंगल का और ये देखा जाए, ये कविता सिर्फ इतनी ही बात नहीं कर रही है पॉलिटिकल, ये साइकोलॉजी पे भी बात कर रही साइकोलॉजी पे है, है पॉलिटिक्स कि पे कितना आसान है एक इंसान को जानवर की लिमिट पे पुश कर है, पुश देना, कर देना। और फिर हम अपनी कैसे एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज दिखाने लगते हैं जैसे हमें चांस मिलता है। एग्जैक्टली, मौका मिलते ही मौका, या मौका देते ही हाँ, कोई अगर मौका दे दे हाँ, तो हम जानवरों जैसे बर्ताव करने लग सकते हैं। और ये एक तरह से एक्सपेरिमेंट ही तो करा इन्होंने कि मैंने उन्हें जानवरों की तरह पिंजरे में बंद कर दिया, और दोनों लड़ते थे, एक संतोष करता था हर बार छीछड़े खा के, हाँ। और एक हमेशा लाइन शेयर लेता था। बिल्कुल। और एंड में मैंने उन दोनों को निकाल दिया, और वो अभी भी इंतजार कर रहे एक दूसरे से लड़ने का, खाना खाने के लिए। वो अब इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं खुद कमा के कैसे खाऊं या हाँ, सिविलाइज इंसान की तरह कैसे खाऊं। कैप्टिवेट कर लेना उनका माइंड को। हाँ, उनका माइंड ट्रेन हो गया। जैसे ट्रेन हो गया। वो देखा है ना तूने कि कुत्ते को आदत डल जाती है हाँ, हाँ, कि अगर बैठूंगा तो खाना मिलेगा, या फिर इस समय इस टाइम पे, तो वो अपने आप आते हैं। तो वैसे ही इसको भी आदत पड़ गई है, इन लोगों को भी, इंसानों को भी, और हम भी उसका एग्जाम्पल है, मतलब तुझे और मुझे भी एग्जैक्टली आदत पड़ गई है कि संतोष कर लेने की। और हम नॉर्मल कंडीशनिंग की बात करें तो हाँ, हमारे साथ भी तो बचपन से ही हुआ है। हाँ, हमें एक खास तरह से कंडीशन किया गया है हाँ, कि हम ऐसे ही जिएंगे, ऐसे ही बोलेंगे, यही करेंगे, हाँ, ये नहीं हाँ, करेंगे। हाँ, ये सब कंडीशनिंग की तो बात हो रही कंडीशनिंग करी है। और यही तो बात है ना कि हमें बचपन से सिखा दिया गया है गरीब लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को, संतोष कर लो, संतोष ठीक है, कर बस लो, ठीक है, हाँ, जो है उसमें चला लो, कोई चला नहीं। लो। हाँ, एग्जैक्टली। अगर भेदभाव भी महसूस हो रहा है तो कोई नहीं, सह लो, नहीं, सह लो, आवाज मत उठाओ, हाँ, और लड़ो मत। और जो जुल्म करने वालों क्या है, जनरेशन आगे दर, उनको यही सीखने को मिल रहा है कि और करो, एक्सप्लॉइटेशन करो, ये तो सही है। तो ये कंडीशनिंग की बात हो रही है, ये हाँ, पॉलिटिक्स की बात हो रही हाँ, है। मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था अभी, हाँ, शॉर्ट में बताऊं, तुम मधुमक्खियों को लो, मधुमक्खियों को एक डब्बे में बंद कर दो, हाँ, और खाना हवा जाने के लिए उसमें जगह छोड़ दो, हाँ, वो थोड़े दिनों तक उड़ने की, बाहर निकलने की कोशिश करेंगी। ठीक है, उन्हें बंद रहने दो, बस जिंदा रखो। उसके बाद तुम थोड़े दिनों के बाद, मुझे एग्जैक्ट दिन नहीं याद है, शायद 10 दिन के बाद या 8 दिन या 20 दिन के बाद ढक्कन खोल दोगे ना, वो फिर भी नहीं उड़ेंगे। अच्छा, वो नहीं उड़ेंगे। उनका नॉर्मल वो हो गया है। हाँ, मतलब उनकी कंडीशनिंग हो गई कि अब वो नहीं उड़ सकती इससे बाहर, तो अब वो वहीं रहेंगी। खोल के छोड़ दो डब्बा, निश्चिंत रह सकते हो, वो बाहर नहीं जाएंगी। क्या बात है, क्या बात है। तो ये वही बात की जा रही है कि वो मैंने उन्हें बाहर निकाल दिया, फिर भी अभी वो इंतजार कर रहे हैं कब टुकड़ा फेंका जाएगा, कब आपस में लड़ेंगे। ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है भाई ये। अच्छा, तो एक कविता मैं सुनाता हूँ, हाँ, जो इस किताब में नहीं है, ठीक है, पर वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहब की है, और वो पहली कविता थी जो मैंने इनकी सुनी थी। अच्छा, जहाँ से मुझे रियलाइज होता कि अरे बाप रे, ये तो कुछ बड़ा है, कोई बड़े इंसान है, और ये कुछ बड़ी बात हो रही है जो मुझे समझ नहीं आ रही है। ठीक है, तो उस कविता का नाम है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। पोस्टमार्टम होता है जो मरने के बाद लाश के साथ होता है, डॉक्टर करते हैं, खोलते हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या है, रीजन पता करते हैं मरने का। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, गोली खाकर पहले के मुंह से निकला राम, दूसरे के मुंह से निकला माओ, लेकिन तीसरे के मुंह से निकला आलू। क्या बात। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है कि पहले दो के पेट भरे हुए थे, दूसरा भूखा था, तीसरा भूखा था। पहले देखो इसमें बात क्या है, पहला बोल रहा है राम और दूसरा बोल रहा है माओ। माओ क्या है, चेयरमैन माओ, चाइना के, हाँ, जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का इजाद करा, तो चेयरमैन माओ। तो ये कह रहे हैं कि देखो, जिसके पहले जो दो लोग हैं ना जिनका पेट भरा हुआ है, उनको आइडियोलॉजी पे ज्ञान देना आता है। वो तुम्हें ज्ञान देते हैं कि भाई ये देखो, ये तुम्हारा ऐसा ह्यूमन, ये आइडियोलॉजीज हैं, ये मतलब बिलीव्स हैं। पहला वाला रिलीजियस बिलीफ को प्रमोट कर रहा है। और अगर हम याद करें तो महात्मा गांधी के मरने से पहले लास्ट वर्ड ही थे, हे राम। पहला इंसान भी मरने से पहले क्या कर रहा है, राम। तो इसका मतलब है कि वो बैठ के
तुम्हें प्रोपोगेट करते हैं आइडियलिस्टिक बिलीव्स, दूसरा वाला कम्युनिस्टिक बिलीव्स, आइडियलिज्म झाड़ रहा है। पर जो गरीब आदमी है जिसको ये आमतौर पे आइडियलिज्म बेचते हैं, वो मरने से पहले क्या बोल रहा है? आलू। आलू सबसे घटिया फूड होता है देखा जाए, बहुत कम न्यूट्रिशनल वैल्यू, एग्जैक्टली, शुगर ही तो है आलू, और कुछ नहीं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स है, कुछ नहीं है। वो उसकी मांग कर रहा है, उसका आइडियल खत्म हो गया है। भूखे गरीब को खाना खिलाओ, ज्ञान नहीं। हाँ, और वो वही है ना, कहते हैं भूखे पेट ज्ञान, भरे पेट वाले लोग। खलील जिब्रान साहब का एक शेर है, वो हिंदी में इंग्लिश में, मैंने उर्दू में ट्रांसलेशन पढ़ा था उस शेर का। वो ऐसा था कि तुम जुल्म के खिलाफ क्या नारा लगाओगे, तुम्हारे मुंह में तो निवाला है, अरे तुम्हारे मुंह में तो पहले से ही निवाला है। तो ये वही तो बात है। मैं इसको थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव से अगर ये मेरा पर्सपेक्टिव था इसका, इस पे थोड़ा सा सेम है मेरा वाला भी। अगर भाषा बदल के इस पे दूसरी शब्दों का चुनाव अलग है। अगर मेरा, हमारे शरीर में ना 2 पेट हैं। अच्छा, एक दिमाग का और एक, दोनों को कुछ चाहिए खाने के लिए, दोनों को फूड चाहिए। माने कौन से 2 पेट? एक नीचे जिसको हम यूजुअली पेट कहते हैं, हाँ, जिसको खाना चाहिए। दूसरा हमारा ब्रेन, अच्छा, जिसको इंफॉर्मेशनल फूड चाहिए। फूड उसको भी चाहिए, हाँ, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, जो हमने अभी पिछले एपिसोड में बोला था कि एक्सरसाइज ऑफ ब्रेन। तो उसको भी कुछ चाहिए, उसको भी इनपुट चाहिए। और 5 सेंसेस से वो दिन भर इंफॉर्मेशन लेता भी है। 5 सेंसेस से वो दिन भर फूड लेता रहता है। और पेट को हम फूड देते हैं। दोनों पेटों में से दूसरा वाला जो पेट है ना, ऊपर वाला, वो तब तक काम नहीं करता है जब तक पहला वाला भर ना जाए। अरे वाह, मतलब फंक्शन असेंडिंग ऑर्डर में होता है, पहले नीचे वाला भरेगा, तब ऊपर वाला काम करेगा। और ये साइंटिफिकली भी करेक्ट है। डिसेंडिंग ऑर्डर पे काम नहीं चलेगा, हो भी नहीं सकता। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत पहले नीचे वाला भरो, फिर ऊपर वाला काम करेगा। बहुत बढ़िया। तो ये वही वाली बात है। पर ये कविता बहुत गहरी कविता है। हाँ। इसमें और भी हो सकती हैं बातें, पर यहाँ से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था सर्वेश्वर दास सक्सेना जी का कि ये कुछ बड़े कवि हैं और कुछ भारी बात करते हैं। और मतलब पहली बार हुआ कि मैंने कुछ पढ़ा ऐसा हिंदी में और मुझे लगा अरे बाप रे, ये तो कुछ मजेदार है। दुष्यंत कुमार साहब को पढ़ने के बाद जब मैंने सबसे पहले इनका जो आखिरी मैच हम पढ़ेंगे वो सुना था। हाँ। मैं फैन हो गया था कि दुष्यंत कुमार के बाद हिंदी में दूसरा, मतलब मैं दिनकर की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। हाँ। दिनकर वैसे भी अलग कैटेगरी, अलग, अपने आप में अलग जॉनर है ना। दिनकर तो एक, वो तो कभी बात करेंगे। मतलब दिनकर तो दिनकर है ना, वो सूरज ही है। हाँ, मतलब वो, और क्योंकि वो लिखते भी 50 पन्ने से कम नहीं है ना कविता। और उनकी कविता समझना मतलब थोड़ा सा हिंदी में आपको, अरे बाप रे, उनकी सबसे आसान कविता में सबसे मुश्किल हिंदी होती है हमारे लिए। और निराला की तो मैं बात ही नहीं करना चाहूंगा। संस्कृत निष्ठ हिंदी निराला को तो शायद ही हम कभी पढ़ पाए। हाँ, उनको लिटरली पढ़ना भी मुश्किल है, लाइनें वो पढ़ना मुश्किल, क्योंकि ये 2 बिंदु और चंद्र बिंदु और ये 4 ग्रह एक साथ कैसे लगाए हैं। तो चलो अगली कविता पे आते हैं। व्यंग मत बोलो। ये हास्य में आ रहे हैं अब थोड़ा सा। व्यंग मत बोलो। व्यंग मत बोलो, काटता है जूता तो क्या हुआ, पैर में न सही सिर पर रख डालो। व्यंग मत बोलो। अंधों का साथ हो जाए तो खुद भी आंखें बंद कर लो, जैसे सब टटोलते हैं राह तुम भी टटोलो। व्यंग मत बोलो। क्या रखा है कुरेदने में, हर एक का चक्रव्यूह भेदने में। सत्य के लिए निरस्त्र टूटा पहिया ले लड़ने से बेहतर है जैसी है दुनिया उसके साथ हो लो। व्यंग मत बोलो। कुछ सीखो गिरगिट से, जैसी शाख वैसा रंग, जीने का यही है सही ढंग। अपना रंग दूसरों से अलग पड़ता है तो उसे रगड़ धो लो। व्यंग मत बोलो। भीतर कौन दिखता है, बाहर रहो चिकने। भीतर कौन दिखता है, बाहर रहो चिकने। यह मत भूलो यह बाजार है, सभी आए हैं बिकने। राम राम कहो और माखन मिश्री घोलो। व्यंग मत बोलो। क्या बात है, वाह। इससे ये पूरी कविता सुनते टाइम मुझे दुष्यंत कुमार साहब का शेर याद आ रहा था। अच्छा। कि ये मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। क्या बात है। और सूरज हमने भी नहीं देखा कई दिनों से। सूरज का क्या है, क्यों देखना है। तो यही पैरेलल ड्रॉ कर रहा था। कितना वो है ना, क्या कहते हैं उसे, जो एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, आयरनी। हाँ, टाइटल लिखा है व्यंग मत बोलो और फिर पूरी कविता व्यंग है। और आखिरी का पार्ट इसका बहुत कमाल है। भीतर कौन दिखता है, बाहर रहो चिकने। हाँ, अंदर से घटिया सबसे दुनिया के इंसान रहो,
चोर डकैत जो पर आजकल होता है। हाँ आजकल होता है। हाँ, आजकल बोर्ड भी इसी बातों पे पड़ता है ना, वो है तो कि मुंह पे राम राम और माखन मिश्री घोलो। माखन मिश्री, हाँ, राम राम कहो और माखन मिश्री घोलो। हाँ, भगवान का नाम लो और साधु संतों की तरह, और फिर खाओ दवा के। मुझे इसी से याद आया, भूल ना जाऊं ये भगवान, अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की क्या कविता है, हाँ, एक दो लाइन मुझे याद है शायद, समझ गया, जो मैंने भेजी थी। नहीं पता नहीं, मैंने कहीं, हाँ शायद भेजी हो। हाँ मैंने भेजी थी। छोड़, अब दुश्मन मेरा बन गया है, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। अगर झूठ बोलने आता, हाँ, दुश्मन मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। हाँ, अगर झूठ बोलने आता तो दुनिया मुझे साधु समझती। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है, कटाक्ष कटाक्ष। कह रहे हैं कि छल रहित मैं व्यवहार जो करता हूँ वही मेरा दुश्मन बन गया है। जो मैं अपने आप को सही दिखाता हूँ ना, जो मेरा ट्रू सेल्फ है, हाँ, यही मेरा दुश्मन हो गया। इसी वजह से मैं समाज को बुरा लगता हूँ। अगर झूठ बोल पाता तो दुनिया मुझे साधु समझती। क्या बात है। तो चलो अगली पे बढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि अभी हमें ज्यादा करना है, ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं, क्योंकि इस किताब की खूबसूरती है। हाँ, कोई भी पन्ना खोलो, कुछ भी पढ़ो, और वो कमाल की चीज गारंटीड। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल छोटा छोटा है। हाँ, तो 4-4 लाइनों का है। पहला है समर्पण। समर्पण यानी अपने आप को, सबमिशन। हाँ, सबमिशन, अपने आप को रख देना, चढ़ा देना। घास की एक पत्ती के सम्मुख में झुक गया, हाँ, और मैंने पाया कि मैं आकाश छू रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। इसके बाद मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं कण कण में नारायण है। हाँ, हाँ, अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, अहम ब्रह्मास्मि, हर एक कण में गॉड है, ईश्वर का वास है, गॉड है। तो घास की एक पत्ती के सम्मुख में झुक गया, और मैंने पाया कि मैं आकाश छू रहा हूँ। और ये वो भी कह रहे हैं ना कि तुम जितना हम्बल हो जाओगे ना, जितना अपने आप को, उतने ऊंचे हो जाओगे, जितना अपने आप को निम्न समझोगे, उतना ही लोगों के नजरों में ऊपर आ जाओगे। यार ये कितना हम्बल इंसान है, कितना डाउन टू अर्थ है। और सिर्फ दिखाना नहीं है, हो जाना है। दिखाने के लिए तो करोगे तो फिर तुम्हारे अंदर द्वंद्व क्रिएट हो जाएगा। हाँ, कि तुम बाहर से कुछ और दिखा रहे हो, अंदर कुछ और हो। फिर तुम पिछले वाली कविता बन जाओगे कि राम राम बोलो, मिश्री घोलो। हाँ, अंदर से भी राम राम बोलो। हाँ, अंदर से मैल नहीं रखना, बाहर चिकने नहीं होना, अंदर भी चिकना। अंदर भी चिकना, सही है। दूसरा है आश्रय, आश्रय, डिपेंडेंस। हाँ, नरम घास पर टूट गिरी सूखी टहनी, नरम घास पर टूट गिरी सूखी टहनी, मैंने तुम्हारी गोद में अपना मुंह छुपा लिया। अब कंपैरिजन, ऊपर वाली 2 लाइन को नीचे वाली 2 लाइन से कंपेयर करो, खुद समझ जाओगे। हाँ, कि नरम घास पर टूट गिरी सूखी टहनी, हाँ, मैंने तुम्हारी गोद में अपना मुंह छिपा लिया। अरे वाह। इसको छोड़ते हैं समझने के लिए। हाँ, 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 ये खुद समझना चाहिए। बहुत सिंपल है, आसान है, बहुत आसान है। और बस तुम अगर समझ भी आ, जो तुम्हें समझ आ रहा है ना, और तुम्हें समझ के लग रहा है वाह, तो बस बहुत है, वही आंसर है। एग्जैक्टली, इनको समझना सुकून दे जाता है। हाँ, हाँ, सही कह रहे हो। सरसुल दयाल सक्सेना को समझ जाना एक सुकून से भर देता है आपको। कहाँ कि बस, अरे वाह, ऐसा लगता है ना कि मेरे कुछ और न्यूरॉन्स नए बन गए हैं दिमाग में। जो पॉसिबल नहीं होता है। हाँ। चलो अगला है पथराव। पथराव, ये भी क्रांतिकारी है, ये भी अलग लेवल का है। हाँ, इसको एक एक लाइन ध्यान से सुननी है, इसकी तो जरूरी। कविता नहीं है कोई नारा जिसे चुपचाप इस शहर की सड़कों पर लिखकर घोषित कर दूं कि क्रांति हो गई। न ही बचपना कि किसी चिड़िया पर रंग फेंक कर चिल्लाने लगूं अब यह मेरी है। जबान कटी औरत की तरह वह मुझे अंक में भरती है और रोने लगती है। एक स्पर्श से अधिक मुझे कुछ नहीं रहने देती, मेरे हर शब्द को अपमानजनक बना देती है। जितना ही मैं कहना चाहता हूँ, स्पर्श उतना ही कोमल होता जाता है, शब्द उतने ही पाषाणवत। आग मेरी धमनियों में जलती है पर शब्दों में नहीं ढल पाती। मुझे एक चाकू दो, मैं अपनी रगों को काट कर दिखा सकता हूँ कि कविता कहाँ है। कविता शेष सब पत्थर है, मेरी कलम की नोक पर ठहरे हुए। लो, मैं उन्हें तुम सब पर फेंकता हूँ, तुम्हारे साथ मिलकर हर उस चीज पर फेंकता हूँ जो हमारी तुम्हारी विवशता का मजाक उड़ाती है। क्या बात है। मैं जानता हूँ पथराव से कुछ नहीं होगा, न कविता से ही। कुछ यूं कुछ हो या ना हो, हमें अपना होना प्रमाणित करना है। क्या अब शुरुआत
से शुरुआत अंत से करते हैं। हाँ, कि तुम्हारे एफर्ट्स से कुछ हो या ना हो पर तुम्हें एफर्ट करते रहना है। इससे फिर और दुष्यंत कुमार साहब का शेर याद आता है, बताओ। कौन कहता है आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हाँ, वही बात हो रही है। आप पैरेलल्स है। और एक और पैरेलल बताया था ना तूने कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हैं दोनों। दुष्यंत कुमार भी इलाहाबाद से और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना भी इलाहाबाद से ही पढ़े हैं। हाँ, इस कविता का चलो थोड़ा सा करते हैं। इन्होंने पहले बोला कि मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी कविता यूजलेस है या आर्ट फॉर्म यूजलेस है, ठीक है, क्लियर करा। बट एंड में जब आते हैं वो कहते हैं कि मुझे पता है शायद कि इससे कुछ नहीं हुआ, मेरी कविता लिखने से कोई क्रांति नहीं आ रही है, पर मैं एफर्ट जरूर डाल रहा हूँ, मैं एफर्ट कर रहा हूँ। देखो, कम से कम मैं काम कर रहा हूँ ना, कम से कम बहाने नहीं बना रहा कि क्यों करूँ, इससे तो कुछ होगा ही नहीं। हाँ, इस बहाने से बेहतर है कि मैं काम करता रहूँ। हाँ, चाहे फल मिले ना मिले कोई फर्क नहीं, एटलीस्ट मैंने अपना ट्राई तो करा। हाँ, मुझे ये सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने काम किया है। हाँ, मेहनत की है। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है। और ये बीच में जो एक प्रेम रस आता है ना, कौन सा, शायद मैं इसे प्रेम रस ही समझ रहा हूँ, और मुझे जहाँ तक लगता है प्रेम रस ही है कि जबान कटी औरत की तरह जब वह मुझे अंक में भरती है और रोने लगती है, एक स्पर्श से अधिक मुझे कुछ नहीं रहने देती, मेरे हर शब्द को अपमानजनक बना देती है, जितना ही मैं कहना चाहता हूँ स्पर्श उतना ही कोमल होता जाता है, शब्द उतने ही पाषाणवत। एक मिनट, यहाँ पे जो लड़की का फिगर है, हाँ, ये कविता है, ये कविता है, हाँ, ये कविता है। हाँ, अरे, और हाँ, ये भी देखिए, जो बता रहे हैं, कविता को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये एक्चुअली इनके लिखने का तरीका है कि जितने ज्यादा शब्द मैं यूज करता हूँ ये उतने ही उसको खराब करते थे। क्योंकि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का पूरा आर्ट फॉर्म यही है कि वो कम से कम वर्ड में ज्यादा बात करते हैं। कविता को कहा भी जाता है ना कि गागर में सागर भर देना। हाँ। अगर आप सागर ही लिख देंगे तो कविता का अर्थ क्या है? एक शेर याद आता है जानिसार अख्तर साहब का यहीं से, कि हमसे पूछो गजल क्या है, गजल का फन क्या है, कैसे कुछ चंद शब्दों में आग छुपाई जाती है। क्या बात है, वाह, ये तो आग लगाने वाली बात है। हाँ, तो कविता का मतलब ही नहीं होगा जब अगर आप शब्दों से ही भर देंगे उसे। हाँ, ये तो ठीक है। अब तुम मुझे जरा सा वो समझाओ सबको जो तूने मुझे बताया, अंक का मतलब यहाँ पे। अंक क्या है ना, हमारे यहाँ क्योंकि बस्ती से हैं, हाँ, सक्सेना जी, हाँ, बस्ती से हैं, गोरखपुर के करीब, और बिहार यूपी की भोजपुरी लगभग एक जैसी है। अच्छा, तो वहाँ ना किसी को कडल करने को, प्यार से गले लगाने को अकवारी में भरना कहते हैं। अंकवारी में अकवारी, अ के ऊपर एक बिंदु, अकवारी में भरना, हाँ, किसी को प्यार से पकड़ना। तो वही यहाँ लिखा है कि जबान कटी औरत की तरह वह मुझे अंक में भरती है। अच्छा, काट दिया उस शब्द को। अरे वाह, अंक में भरती है। अच्छा, बड़ा जीनियस। और रोने लगती है, एक स्पर्श से अधिक मुझे कुछ नहीं रहने देती। क्या बात है, वाह यार। इनको पढ़ के देखा जाए, अगर तुम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना पढ़ो और फिर उनके लिखने का तरीका और फिर अपना देखो, जैसे लगेगा हम तो साले गधे हैं, जानवर हैं। मुझे ब्लिस फील हो रहा है, मतलब हाँ, ऐसे नहीं लग रहा कि काश थोड़ा सा हम में आ जाए ये आर्ट इनका कुछ %। हाँ, ये पढ़ के शायद आ जाए थोड़ा सा, कि हम भी इतना खूबसूरत इस्तेमाल कर सके शब्दों का। जो चुनाव का आर्ट है ना इनका, यार इन्होंने कितना हिंदी पढ़ा है कि आज इतने हद तक पर्यायवाची का चुनाव कर पाते हैं। जितना ही मैं कहना चाहता हूँ स्पर्श उतना ही कोमल होता जाता है, शब्द उतने ही पाषाणवत। आप जब एक अच्छी कविता कहने बैठते हैं तो शब्द ज्यादा हो, इससे कविता बिगड़ जाती है। हाँ। याद है गालिब का वो, जिसमें वो जो गालिब का सीरियल है उसमें वो गालिब कहते हैं उससे, वो गाने वाले से, हाँ, मीर का वो गजल गा रहे होते हैं, हाँ, तो कहते हैं कि उस ना अहल के दरवाजे पे जाके गाना, हाँ, ज़ौक़ के, उसे समझ तो आए कि काफिये बंदे से शायरी नहीं होती। हाँ, सिर्फ काफिये से और उर्दू इस्तेमाल करने से शायरी नहीं होती। सिर्फ शब्द लिख देने से, शब्द भर देने से शायरी नहीं होती, और ना ही कविता बनती है। हाँ, चलो अगले पे चलते हैं हम। 2 ही बचे हैं हमारे पास, क्योंकि आगे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि रुक तो सकते हैं हम एक कविता पे घंटे पर हाँ, टाइम की लिमिट है हमारे पास। हम एक लाइन पे शायद घंटों बात कर लें। हाँ, पर क्या करें, टाइम की लिमिट है ना हमारे पास भी। सही है। मैं नहीं चाहता, अगला शीर्षक है मैं नहीं चाहता। सड़े हुए फलों की पेटियों की तरह बाजार में एक भीड़ के बीच मरने की अपेक्षा एकांत में किसी सूने वृक्ष के नीचे गिरकर सूख जाना बेहतर है।
अरे वाह। मैं फिर से पढ़ता हूँ। सड़े हुए फलों की पेटियों की तरह बाजार में एक भीड़ के बीच मरने की अपेक्षा एकांत में किसी सूने वृक्ष के नीचे गिरकर सूख जाना बेहतर है। अरे क्या मेटाफर है। अपने आप को फल की तरह, अपने आर्ट को फल की तरह, कि मेरा आर्ट फॉर्म सड़कों पे बिके, मैं बिल्कुल बिकाऊ हो जाऊं, मेरा हो जाऊं, कुछ भी लिखूं, जिसके बोलने पे लिखूं, पैसे के लिए लिखूं, कमर्शियल चीजें लिखूं, हाँ, और बिकाऊ होके खत्म हो जाऊं लोगों के बीच में, कि कोई इज्जत भी ना करे, सड़ जाऊं। इससे बढ़िया कि मैं पेड़, जिस पेड़ में उगा था उसी के नीचे गिर के सड़ के मर जाऊं, कोई ना जाने, कोई ना देखे, कोई बात नहीं। हाँ, पर कम से कम अपने हैबिटेट पर रहा, प्योर रहा। फिर गालिब मुझे याद आते हैं कि अगर नहीं है मेरे अशार में मायने, न सही ना सही मैं तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से सिरे की तमन्ना, ना सिरे की परवाह, ना सिले की परवाह, ना 27 की तमन्ना। अगर नहीं है मेरे अशार में मायने, न सही मैं तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस तो नहीं लिखूंगा। हाँ, मैं वो लिखूंगा जो मुझे समझ आता है, जो मुझे पसंद आता है। तुम्हें नहीं पसंद, भाड़ में जाओ। और ये कितना प्योर है ना, ये कि अपने दिल को फॉलो करने के लिए, मैं अपने आर्ट फॉर्म को फॉलो करने के लिए भूखा भी मरने को तैयार हूँ, ऐसे ही खुले पेड़ के लिए। बिकूंगा नहीं, पर बिकूंगा। तुम्हारे बोलने पे कुछ नहीं लिखने वाला। हाँ। क्या बात है। बात है। इसका ही एक वर्जन अगली कविता के एंड में दिखेगा। एग्जैक्टली, हाँ, मुझे भी वही याद आ रहा था। तो अभी हम इस एपिसोड को खत्म करेंगे और इस एक कविता के साथ इस एपिसोड को अंत करेंगे, और कविता होगी अंत में। हाँ, चलो, मैं नहीं चाहता कि अगला पैराग्राफ जो है, मैं नहीं चाहता कि मुझे झाड़ पोंछ कर दुकान पर सजाया जाए, हाँ, दिन भर मोल तोल के बाद फिर पेटियों में रख दिया जाए, हाँ, और एक खरीदार से दूसरे खरीदार की प्रतीक्षा में यह जीवन अर्थहीन हो जाए। हमने ऑलरेडी बता दिया हाँ, कि क्या है। हाँ, मतलब पहले पैराग्राफ जैसे ही है, पर हाँ, ये भी यही कह रहे हैं ना कि मैं फिर जैसे फिल्म के राइटर जैसा, लिरिसिस्ट जैसा हो जाए, कि कोई पैसे देगा तो मैं गाना लिखूंगा, तो शायद मेरा आर्ट बाहर आएगा, वरना तो मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा। अब खत्म, आखिरी अंत में, और इस एपिसोड का भी अंत आ जाएगा अंत में। और ये कविता बहुत अलग है, बहुत शांति से। फैन हुआ था ना, इससे मैं फैन हो गया था। यही कविता मुझे पहली बार इनका फैन बनाई थी। अंत में, अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, सुनना चाहता हूँ एक समर्थ सच्ची आवाज, यदि कहीं हो। अन्यथा इसके पूर्व कि मेरा हर कथन, हर मंथन, हर अभिव्यक्ति शून्य से टकराकर फिर वापस लौट आए, उस अनंत मौन में समा जाना चाहता हूं जिसे मृत्यु कहते हैं। वह बिना कहे मर गया, यह अधिक गौरवशाली है यह कहे जाने से कि वह मरने के पहले कुछ कह रहा था जिसे किसी ने सुना नहीं। बहुत बढ़िया, क्या बात। इस पे क्या बात की जाए यार, मतलब इनका वो दिख रहा है यहाँ पे, अपनी आर्ट के लिए रिस्पेक्ट, और मतलब एक एक शब्द चुंबनी है, एक एक शब्द, मतलब वह बिना कहे मर गया, यह अधिक गौरवशाली है ये कहे जाने से कि वो कुछ कह रहा था किसी ने सुना नहीं। अब इसी के साथ अंत करना, इस पे ज्यादा बात भी करना है, हाँ, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्या शांत कर देती है ये कविता मुझे, सोचने पे मजबूर, अपने लाइफ चॉइसेस। तो बस इसी के साथ धन्यवाद। जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।